हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टैटिक जीके की क्लास होगी। हमने पहले बोला था ये लास्ट टॉपिक है और मैराथन क्लास हमने बोला था कि 7 से 8 घंटे की मैराथन क्लास होगी और मैराथन क्लास हमने कंप्लीट कर रहा हूँ। ये 200 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। इनसे सबसे लास्ट में मैंने ऐसा रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली 200 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको। आपका जैसे BSF का कोई भी एग्ज़ाम है, ट्रेड ये क्वेश्चन स्पेशली GD के लिए ही बनाए गए हैं। जैसे कि GD का नाम आ गया BSF के लिए ही, BSF के एग्जाम में, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए इनको चूज किया गया है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ये 200 स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन इन 200 क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। तो इनको 2 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। पूरी वीडियो को एक बार 2 बार रिवाइज करके चले जाना। और ट्रेडमैन वाले बच्चे तो काफ़ी टाइम तक इसको रिवाइज करो, 10 से 12 बार रिवाइज कर दो इस वीडियो को। 6 से 7 घंटे की है। आपको 100% आपको 25 में 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, SMT वालों और HCM वाले और ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। पेड बैच आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। फ्री में यूट्यूब के ऊपर हमने वीडियो स्ट्रीम कर रखी है, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर फ़ायदा होने वाला है। आपको स्मार्टली पढ़ना है। अगर लूसेंट की बात करते हो, स्टैटिक जीके के लूसेंट के अंदर 1000 क्वेश्चन है। हमने 1000 क्वेश्चन में से सिर्फ 200 क्वेश्चन हमने निचोड़ रख दिया है। स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है। लूसेंट UPSC वालों, SSC वालों के लिए मिली है, BSF वालों के लिए नहीं। लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस पढ़ के भी आप एग्जाम निकाल सकते हो। स्टैटिक जीके कंप्लीट यहाँ पर 200 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। देखिएगा, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बिल्कुल सीरियल वाइज है। जैसे कि पहले हमने ध्वज के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन कराएंगे, राष्ट्रगीत से रिगार्डिंग, फिर हम दिवस हैं जितने भी उनके रिगार्डिंग भी सारे क्वेश्चन कराएंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल दिवस हैं, जो भी टॉपिक बनते हैं UNO, सिर्फ टॉपिक वाइज हमने 200 क्वेश्चन अरेंज किया है। तो आपको समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत आपको सामने नहीं करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक चिन्ह के स्तंभ से, ठीक है। तो इसका A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन वाटर विंग के अंदर भी आया था। तो 24 तिलियों की क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरे का D होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका D रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई तो 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है। तो 3:2, यानी B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। कितनी होती है? 52 सेकंड। आप सभी लोगों यहाँ पर देख सकते हो, 52 सेकंड यहाँ पर राष्ट्रीय गान की निर्धारित समय सीमा होती है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इसका B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका B ऑप्शन के ऊपर अपन को टिक कर देना है। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तो इसका B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो इसको अपन लोगों ने स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको अपन लोगों ने अब स्वीकार किया था, राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को। आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग फर्स्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर दिया करो, कोई क्वेश्चन मैं पूछता हूं तो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बना रहे तुम्हारे और मेरे बीच में। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि को अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 के अंदर इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु शेर है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का पेड़ नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व का जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर D हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं विश्व पर्यावरण जून कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और जो साइंस डे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस की बात ड्राइंग के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है बीएसएफ के अंदर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये सभी इसकी रचना है। लहर, कामयानी, आंसू सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कुली के लेखक कौन है? कुली के लेखक हैं मुल्क राज आनंद कुली के लेखक हैं। ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है? तो सरोजनी नायडू ब्रोकन विंग की लेखिका है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? क्योंकि ये काफ़ी बार बीएसएफ के अंदर रिगार्डिंग काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन बीएसएफ के अंदर। काफ़ी एग्जाम के अंदर 2018 ट्रेडमैन के अंदर भी आया था। मीन कैंप के लेखक कौन थे? तो हिटलर ये मीन कैंप की आत्मकथा है। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो इसके जॉन मिल्टन है पैराडाइज लॉस्ट के लेखक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं। वो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री इसके ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किताब सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सलमान रश्दी। सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युगम सत्य है? आप सभी लोग बताइएगा कौन सा युगम सत्य है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग मुझे बताइएगा। तो 29 का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड ये किताब लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने, और लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी, और तस्लीम नसरीन ने लज्जा किताब लिखी थी। ईस्ट जितने भी राजधानी है इंपॉर्टेंट वो सभी लोग अब कवर करेंगे। किस देश की राजधानी क्या है? ईस्ट तैमूर की राजधानी क्या है? तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा। ईस्ट तैमूर की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली नहीं है, दिल्ली। ईस्ट तैमूर की राजधानी है दिल्ली। सेल्स की राजधानी क्या है? तो विक्टोरिया इसकी राजधानी है। सेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो आप सभी लोग पता है यूरो स्पेन की मुद्रा है। कहाँ की है? स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो। तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर सी कर देना है। स्पेन की मुद्रा यूरो है। तो इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। उन्होंने पूछा कि किन देशों की मुद्रा यूरो है? तो आप सभी लोग बताइएगा। जो पुर्तगाल है, फ्रांस है, जर्मनी है और स्पेन है, इन सभी देशों की मुद्रा है वो यूरो ही है। कोडोर कहाँ की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग मुझे बताएगा। कोडोर कहाँ की राजधानी है? 34वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। पलाऊ की राजधानी है ये। कोडोर कहाँ की राजधानी है? पलाऊ की राजधानी है। उसके बाद बात करते हैं किस देश की मुद्रा रुपया है? तो ये सभी मालदीव, सेल्स और मॉरिशस के देश है, उनकी सभी की मुद्रा है रुपया। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोल सकते हैं, उसकी राजधानी प्रिटोरिया है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यूएसए की मुद्रा क्या है? तो आप सब लोगों को पता है यूएसए की मुद्रा क्या है? यूएसए की मुद्रा डॉलर है। तो 37 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डॉलर में ही काम होता है। अमेरिका डॉलर में की मुद्रा अमेरिका ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको बोला जाता है। सुआ किस देश की राजधानी है? तो आप सभी लोग बताएगा सुआ किस देश की राजधानी है? तो फिजी की राजधानी सुआ है। ठीक है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। आप सब लोगों को पता है कि 39 का सी हो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय था? तो आप सभी लोगों को बताएगा रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय था A.K. हेमल यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय था A.K. हेमल। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वेणुगोपाल। क्या हो जाएगा? वी वेणुगोपाल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आप सभी लोगों को जाएगा भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल मानिक शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल मानिक शाह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय बनने वाले कौन थे? नगेंद्र सिंह। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, 7 से 8 घंटे लगातार आप सभी लोगों की क्लासेस एक साथ आपको दी जा रही हैं। इसका मतलब है आप सभी लोगों को हमें एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, क्योंकि आपको यहाँ से सिलेक्शन मिलने वाला है। शॉर्ट सिलेक्शन यहाँ से मिलने वाला है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपडेट भी सबसे पहले और फास्ट विश्व के रिगार्डिंग कोई चैनल देता है तो हमारा चैनल ही देता है। फ्री के अंदर कोई क्लास दे रहा है तो पेड बैच हमने फ्री के अंदर हम पेड क्लासेस होती हैं ये हमारी, और हमने बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दी है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन के ऊपर हम टिक कर देते हैं, और यहाँ का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। भारत ने सर्वप्रथम किस
प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो आप सभी लोगों को पता है भारत ने सबसे पहले पृथ्वी का इन्होंने क्या किया था, परीक्षण किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली प्रथम प्रधानमंत्री थी जो इलेक्टेड नहीं हुई थी, जिन्हें नॉमिनेटेड किया गया था। भारत की विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस के भंडार नायक यहाँ की पहली प्रधानमंत्री थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भैया यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन और रॉबर्ट पियरी ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको लगा देना है। अगर दक्षिणी ध्रुव पूछता है तो एडमंड सेन भी लगा देना है, और अगर आप वो उत्तरी ध्रुव पूछता है तो रॉबर्ट पियरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सर्वोच्च प्राचीन शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडमंड हिलेरी। तो ए ऑप्शन के ऊपर अपन लोग टिक कर देते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी था। तो ए ऑप्शन के अपन लोग टिक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर रहने वाला है। भारत की किस महिला को सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था? भारत की किस महिला को सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रीता फारिया को सबसे पहले यहाँ पर मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन, और मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया थी। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ के अंदर काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। भारत रत्न से सम्मानित वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी, जो हमारी पहली पीएम भी थी। महिला पीएम की बात कर रहे हैं हम। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से खान अब्दुल गफर खान को सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, सम्मानित किया गया था। और किससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय था तो विनोबा भावे था, जिसने मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया था। वो प्रथम भारतीय कहलाया था और जिसका नाम था विनोबा भावे। ए ऑप्शन के ऊपर अपन लोग जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो भैया यूएन महासभा की जो प्रथम महिला सभापति होने का गौरव है विजया लक्ष्मी पंडित को होने का प्राप्त आप सभी लोग कह सकते हो। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, इसको अपन लोग बता सकते हैं। 1240 में इनकी हत्या कर दी गई थी कैथल के किले में। इनके और इनके पति की, दोनों की यहाँ पर अल्तुनिया इनके पति का नाम था और इनका नाम था रजिया सुल्तान। दोनों को बंदी बनाकर कैथल के किले के अंदर इनकी हत्या कर दी गई थी 1240 के अंदर। तो ये आपको अपडेट याद रख लेना है। भीलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। राजस्थान के अंदर सबसे गर्म स्थान है जैसलमेर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। तो यहाँ पर माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? आप सभी लोग बताएगा। मैसूर के अंदर वृंदावन गार्डन है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? तो शालीमार बाग वैसे तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी है, बट आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको दिल्ली नहीं लगा के आना है, वहाँ पर श्रीनगर लगा के आना है, जम्मू एंड कश्मीर लगा के आना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की। तो आप सभी लोगों को पता है कि विजय घाट, राजघाट, ये सभी मैंने पढ़ा रखा है और यहाँ पर मैं अपडेट भी करूँगा साथ के साथ। तो आप सभी लोगों को याद रखना है राजघाट कहाँ की राजधानी है, कहाँ की समाधि स्थल है, राजधानी का नाम आ गया है। तो आपको राजघाट की अगर बात पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से बीएसएफ के अंदर क्वेश्चन बन रहे, तो महात्मा गांधी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का लिए। ठीक है, राजघाट कहाँ से संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता है कि जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा के अंदर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पूरी उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल, और वहाँ के जो राज्यपाल तो गणेशी लाल हैं, और वहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि वहाँ के सीएम कौन है। ठीक है। ब्लैक पोंगाडे के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो कोणार्क का उड़ीसा मंदिर है, उसको ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? रविंद्रनाथ टैगोर को शांति और राजघाट से महात्मा गांधी जी को संबंधित स्थान माना जाता है, और शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से। वाटरलू का युद्ध 1815 के अंदर हुई थी और ये किससे संबंधित है? तो ये नेपोलियन से संबंधित है। तो इसका ए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन यहाँ पर अपन को टिक कर देना है। असम राज्य का नया नाम क्या है? तो असोम बोला जाता है। असम को क्या बोलना जाता है? नया नाम असोम बोला जाता है, और जिसकी राजधानी दिसपुर है, क्योंकि असम से राजधानी बीएसएफ के अंदर काफ़ी बार रिपीट हुई है, इसलिए बता रहा हूँ कि असम की राजधानी दिसपुर है। कागो का परिवर्तित नाम क्या है? तो जायरे।
कागो का परिवर्तित नाम क्या है? जो जायरे, यहाँ पर आप सभी लोगों को जायरे के ऊपर टिक कर देना। अगर कागो का परिवर्तित नाम पूछा जाता है तो जायरे के ऊपर टिक कर देना, जिसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और इम्पोर्टेंट 67 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, और भी क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगा। और ये क्वेश्चंस आपको 2 बार तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो करेंगे ही सब्सक्राइब। अगर बात करता हूँ आपको पीडीएफ लेना है तो 830 73 15 824 के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना है बीएसएफ के रिगार्डिंग, तो आप सभी लोग इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो, और आपको पीडीएफ शॉर्ट आपको भेज दी जाएंगी। व्हाट्सअप करना है आप सभी लोगों को इस नंबर के ऊपर, और कुछ भी नहीं करना है। ये 5 है 5 824, ठीक है, 830 73 15 824 के ऊपर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना है, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से क्वेश्चन रिवाइज हो जाता है। एक बार आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे क्वेश्चंस, और दोबारा आप अगर इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली याद हो जाएंगे, और आपको देखते ही क्वेश्चंस को टिक करोगे। ये मैं बताता हूँ, अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं तो 3 मिनट के अंदर बेसब के अंदर इन क्वेश्चंस को आप टिक कर बैठ जाओगे साइड में, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। और सारे के सारे यही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, यही यहाँ से आएंगे, तो आप डेफिनेटली पढ़े हुए होंगे 2 से 3 बार, तो ये डेफिनेटली 3 मिनट के अंदर आप सभी लोग सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्योंकि बीएसएफ के अंदर जो परिवर्तित नाम है, जो चेंज नाम है, वो पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को शामिल किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो परिवर्तित हुए हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा। अगर परिवर्तित नाम से चेंज नेम से अगर क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, बेंगलोर शब्द का, बेंगलोर जो शहर का नाम उसका क्या कर दिया गया है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु यहाँ पर कर दिया गया है, इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? पहले अपन लोग ताइवान को क्या बोलते थे? फार्मोसा। अब इसका नाम क्या पड़ चुका है? ताइवान पड़ चुका है। पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? थाईलैंड को पहले श्याम नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, श्याम नाम से बुलाया जाता था पहले थाईलैंड को, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, थाईलैंड। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? इथोपिया देश का पुराना नाम क्या है? इथोपिया देश का पुराना नाम है अबिसीनिया। कंफुचूनिया का पुराना नाम क्या है? कंबोडिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज उठा रखे हैं, और बिल्कुल सीरियल वाइज लगा रखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी। अब यहाँ से संसद बीएसएफ के अंदर संसद से क्वेश्चन पूछते हैं, किस देश की कौन सी संसद है, तो वो टॉपिक भी मैंने यहाँ पर उठा दिया, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कार्टोस किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन की है, उसे कार्टोस कहा जाता है। जापान की संसद को आप सभी लोगों को पता है कि डायट कहा जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्टोस स्पेन की राजधानी को, स्पेन के यूरो यहाँ पर मुद्रा है। और अगर इसकी अपन लोग बात करें संसद को, कार्टेस का बोलते हैं। जर्मनी को बुडापेस्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है, बुडापेस्ट ऐसा कुछ नाम है जर्मनी की संसद का, तो वो भी याद रख लेना, क्योंकि ये भी बीएसएफ के अंदर आया हुआ है, तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। ये भारत की सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसे वाइट पेपर बोलते हैं। वाइट पेपर किस देश का बोला जाता है? भारत का सरकारी दस्तावेज वाइट पेपर है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कमल का फूल। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी मार के आते हैं कुछ बच्चे। आपको चांद तारा पाकिस्तान का है, आप सभी लोगों को पता है। अशोक चक्र हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा किस नाम से जानी जाती है? भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। 3 जून 1947 को हमारे देश की सीमा का बंटवारा हो चुका था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था। 2 राष्ट्र में बच चुका था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ जो सीमा है माउंट बेटन ने रखी थी, और जो ऑफिसर था उसका नाम था रेड क्लिफ, तो इसलिए इस रेखा का नाम रख दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में रखी गई है। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में देश का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर दे दिया है इन्होंने। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद है, उसको शोरा के नाम से अपन लोग पुकारते हैं। तो आप सभी लोगों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांद तारा किस देश का मुख्य राष्ट्रीय प्रतीक है? तो चांद तारा आप सभी लोगों को पता है कि चांद तारा पाकिस्तान का भी है, चांद और तारा।
तो ईरान और तुर्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं कन्फर्म कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने कन्फर्म कर लिया है। तुर्की और पाकिस्तान है, इन दो देशों का प्रतीक है चांद और तारा है। तुर्की पाकिस्तान के साथ चांद और तारा तुर्की के राष्ट्र ध्वज के अंदर भी राष्ट्रीय चिन्ह भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और भी इसके अंदर रिपीटेड है, तो आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर जो अगर ये वैकेंसी अगर आपके हाथ से निकल जाती है बीएसएफ वाली, तो 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, और किसी वैकेंसी के पीछे भागोगे। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बार इस वैकेंसी को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको मोटिवेशन भी बीच बीच में मिलता रहे, इसलिए मैं ये बातें कहता रहता हूँ। इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट, इजराइल की संसद को कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इजराइल की संसद को नेसेट भी बोला जाता है। कथकली कहाँ का राष्ट्रीय नर्तक है? जितने भी नर्तक वहाँ से क्वेश्चन आते हैं बीएसएफ के अंदर, तो वो भी मैंने कवर कर दिया है। सारे नृत्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, तो यहाँ पर दोनों का आंसर बी होने वाला है। मोहिनीअट्टम यहाँ पर अभी आगे आएगा। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो आप सभी लोगों को पता है कि केरल, कथकली केरल का नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का मुख्य राष्ट्रीय संगीत है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। गरबा कहाँ का नृत्य है? तो आप सभी लोगों को पता है गुजरात का। गरबा कहाँ का वो है? तो गुजरात का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख डालिएगा और आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। गागर में सागरी क्लास है और ये आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दे के आएँ और इस एग्ज़ाम को बिल्कुल मिस ना करें, मैं यही कहूँगा। और ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ ताकि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि इसके अंदर मोटिवेशन बात हर 10 मिनट के ऊपर की गई है, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। और मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। इन्हीं 1200 से 1300 क्वेश्चंस में आपको एग्जाम फंस जाएगा। 25 क्वेश्चन आप 3 मिनट के अंदर करोगे, ये मैंने बात काफ़ी बार दोहरा चुका हूँ और लास्ट बार फिर बोल रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैंने पहले बता दिया था मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य है वो केरल का रहने वाले हैं, और रहने वाले की बात करता हूँ, वहाँ के रहने वाले लोग करते हैं। और बात करता हूँ भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? बिहू है वो असम का प्रमुख त्यौहार है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क भी पूछे जाए तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और फिर बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, तो आप गलत ना करें, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो शहनाई वादन से, क्योंकि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो शहनाई बजाते हैं, तो शहनाई वादन से इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और आपको लगा देना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? तो संतूर वादन से संबंधित है। अगर कोई भी शिव कुमार शर्मा के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको संतूर वादन से संबंधित यहाँ पर रखना है। सरोद वादन का नाम मत ले देना, क्योंकि यहाँ से बहुत से बच्चे यही करके आते हैं और ये इसका राइट आंसर होता है। संतूर वादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन करते हैं और शिव कुमार शर्मा जी हैं वो संतूर वादन करते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले भी करा दिया था, अभी फिर से करा रहा हूँ। अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। संतूर वादन से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा, सरोद वादन से संबंधित हैं अमजद अली खां, और सितार वादन से पंडित रविशंकर, और तबला वादन से जाकिर हुसैन, और शहनाई वादन से आप सभी लोगों को पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। भारत में निर्मित प्रथम पूर्णतः स्वदेशी फिल्म का नाम है?
तो राजा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसके ऊपर बिल्कुल है। 1931 में बनी पहली स्वाग फिल्म या मूक फिल्म बोलते हैं तो आलम आरा थी। कौन सी थी? तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलम आरा। 1931 में ये रेलवे के अंदर भी पूछा गया है, तो 1931 को अपडेट को भी ध्यान रख लेना है। ऐसे डेट पूछता नहीं है बीएसएफ के अंदर, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। 1931 में आलम आरा मूक फिल्म बनी थी, वो तो आपको यहाँ पर टिक करके आना है बी ऑप्शन के ऊपर। भारत में टेलीविज़न की स्टार्टिंग किसने की थी? तो JL बियर्ड ने की थी, और ये 15 अगस्त 1959 को टेलीविज़न का आविष्कार तो पहले हो चुका था, मैं बताया जिन आविष्कारक ने किया था, और भारत के अंदर शुरुआत हो चुकी थी 15 सितंबर को 1959 के अंदर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लिए 15 सितंबर 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 100 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1982 के अंदर की गई थी। 1982 के अंदर रंगीन टेलीविज़न की स्टार्ट कर दी थी, और टेलीविज़न 1959 के अंदर आ चुका था, 15 सितंबर 1959 के अंदर। और 1982 के अंदर यहाँ पर रंगीन टेलीविज़न भी दूरदर्शन के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर, PDF भी ले सकते हो, आपको मैं PDF के लिए बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आएगा एग्जाम के अंदर। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है, तो भारत रत्न है, ये सबसे बड़ा सम्मान है हमारे। असैनिक सम्मान की बात करें, अगर सैनिक सम्मान की बात करेंगे तो वो भी कर लेंगे आगे, क्यों टेंशन लेते हो। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए, यानी कोचिंग देने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, तो इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1901 के अंदर प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। 1901 के अंदर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो 1969 के अंदर दिया गया था, और 1901 में ये स्टार्ट हो चुका था, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 के अंदर दिया गया था। 1969 के अंदर ये पुरस्कार स्टार्ट कर दिया था। हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, और आपको बहुत बड़े ही जानकर खुशी होगी कि लेफ्ट भी 100 क्वेश्चन रहे हैं, और इनको 2 बार पढ़ लेना 200 क्वेश्चन को, और आपको डेफिनेटली 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। बीएसएफ के अंदर वैकेंसी काफ़ी अच्छी निकलती है, हम सभी लोगों को पता है, और सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट से निकलती हैं, और सभी ट्रेड से निकलती हैं। ट्रेडमैन की वैकेंसी भी निकली है, HCM की निकली है, HCRO रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भी निकली हुई है, और SMT वर्कशॉप और वाटर विंग की भी निकली हुई है। ऑन गोइंग प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है। अगर इसके अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपने आप को तपाना पड़ेगा, क्योंकि बिना सूर्य जब ही चमकता है जब तपता है। तुम्हें पता है कितनी तपता है जब वो सूर्य जाकर चमकता है। तो आप सभी लोगों के साथ यही मोटिवेशन शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्लास के अंदर बने रहना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था ना कि जो सैनिक पुरस्कार सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग मुझे बताइएगा क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे भानु अथैया, जो सी ऑप्शन के ऊपर दिया गया है। 105वां क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। तो आप सभी लोग इसके साथ जा सकते हो, भानु अथैया के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था? तो भैया भारतीय तो यहाँ पर आप सभी लोग मदर टेरेसा भी, अमर्त्य सेन और सीवी रमन, RN पामोक यहाँ पर भारतीय नहीं थे, क्योंकि इन्होंने दूसरे देश से विदेशी थे। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप सभी लोगों को पता है कि आशापूर्णा देवी थी पहली महिला जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था।
विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 1969 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और ये 1969 के अंदर ही सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? देविका रानी। और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया कि सबसे पहले सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को ही कहा जाता है, और इनके नाम पर ही पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले पुरस्कार देविका रानी को मिला था, और अभी 52-53वां पुरस्कार चल रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, हर वर्ष दिया जाता है ये। 18, 19, 20, 21, 22 के लिए भी दिया जा चुका है होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला बाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग मुझे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति राय। तो सी ऑप्शन के ऊपर आप सभी लोग जा सकते हो, क्योंकि सी ऑप्शन अरुंधति राय बाला बुकर पुरस्कार इनमें से प्रथम महिला ने जीता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पुलित्जर अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय, वो पत्रकारिता को दिया जाता है। यानी पत्रकार होते हैं, आजकल तो पत्रकार रह गए हैं, पत्रकार नहीं बोल सकते उन्हें, क्योंकि वो कुछ भी हमारी काम की न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। तो ये पत्रकारों को दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मन्नाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम, बिल्कुल बता रहा हूँ। साराभाई का अगर कहीं पर नाम आएगा, मन्नाली साराभाई, मरनाली नी साराभाई, तो इसका ए ऑप्शन के ऊपर चले जाना है, क्योंकि भरतनाट्यम से संबंधित हैं ये। तो इसका ए ऑप्शन के ऊपर आप सभी लोगों को टिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ए ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था परमवीर चक्र सबसे पहले। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्री का संबंध किस नृत्य से है? अपन लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आ चुके थे कि प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्री का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है ओडिशा नृत्य से, क्योंकि ये ओडिशा नृत्य ही का ही व्याख्यान करती रहती थी, या उसी नृत्य पर ये अपना जो भी परफॉर्मेंस होती थी वो दिखाती थी। तो संयुक्ता पाणिग्री का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसके साथ जा सकते हो। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो कथक से संबंधित ये थे। इसके बाद सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राज़ील का नृत्य है सांबा। किस देश का नृत्य है? तो ब्राज़ील का नृत्य है सांबा। तो सांबा अगर कोई पूछा जाता है तो ब्राज़ील के साथ जाएंगे, क्योंकि सांबा ब्राज़ील से संबंधित है। इसके बाद संबंध का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पांडवानी एक पारंपरिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है झारखंड से। पांडवानी इसका संबंध है झारखंड से। झारखंड के सीएम कौन है? आप सभी लोग मुझे बताइएगा। जो वहाँ की गवर्नर थी, अब वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू। और वहाँ के जो हेमंत सोरेन नाम के व्यक्ति हैं जो वहाँ के सीएम बने हुए हैं। गोवा के सीएम आप सभी लोग मुझे बताइएगा, प्रमोद सावंत हैं। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का है। सितार व तबला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया गया था? अमीर खुसरो ने। सितार व तबला का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी PDF लेना है तो 830-7715 को आपको सभी लोगों को व्हाट्सअप मैसेज कर देना। आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएंगी, और मैराथन क्लासें मिल जाएंगी आपको। सारी हिंदी की मैराथन क्लास भी ऐसे ही 6-7 घंटे में करवा दूंगा। 6-7 घंटे में मैथ करवा दूंगा, 6-7 घंटे में रीजनिंग करवा दूंगा, और आपका सिलेक्शन भी करवा दूंगा। इस बात की गारंटी मैं देने वाला हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। और PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी ग्रुप्स दिए गए हैं। जिस भर्ती से आप संबंधित हैं उस ग्रुप में जुड़ जाइए, और वहाँ पर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें और डिस्कशन करें। पता चलेगा कितना कंपटीशन है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप सभी लोगों को जुड़ जाना है उस व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी, ठीक है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये स्लैंग तो आपको याद रखना ही है। पूरी मैराथन में यही स्लैंग के साथ हम आगे
बढ़ रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कटक से संबंधित हैं ये। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो वो कटक के अंदर स्थित है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सभी लोग जितने भी संस्थान होते हैं बीएसएफ के अंदर पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने सीरियल वाइज बिल्कुल अटैच कर दिया है। इंपॉर्टेंट अटैच कर दिया, जहाँ से पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वही अटैच किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज स्थित है, तो हैदराबाद से संबंधित हैं। एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला से संबंधित है। ये पूछा भी गया था, पता नहीं किस चैनल ने पूछा था, ये इंटरव्यू लिया था, तो एक बच्चा बोला मैं एनडीए में लगना चाहता हूँ, तो बोला एनडीए की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो उसने एनडीए की फुल फॉर्म तो बताना छोड़ो, वहाँ पर बोला कहाँ पर है ये अकेडमी, बोला हमारे गाँव में ही है, ऐसा उन्होंने बोला है। गाँव का नाम ले लिया, सिटी का नाम लिया था, बोल वहाँ पर अकेडमी, वहाँ पर मैं तैयारी करता हूँ। बोल नहीं, वहाँ पर जो ट्रेनिंग कराई जाती है वहाँ पर तैयारी। तो उन्होंने बोला कि वही है, वहीं पर सब कुछ होता है, ट्रेनिंग भी क्लासेज भी वहीं पर होती है। तो उस बच्चे को ये भी नहीं पता था। तो आप लोगों को भी ना पता हो तो आप रट लेना। अगर कोई इंटरव्यू आपको पत्रकार यहाँ पर चुनावों के टाइम में गाँव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए डोलते हैं, तो आप कहीं मिल गई तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पर है, तो खड़गवासला बता देना। और साथ में भी बता देना ये अमित सर ने में पढ़ाया था और वहाँ से क्वेश्चंस आए थे और हम बीएसएफ के अंदर लग गई हैं। इस बात का व्याख्यान भी आप सभी लोग कर देना है। अगर आप जब लग जाओगे तो हमारे पास ज़रूर आना आपको, और आपसे मिलना और अपनी स्ट्रेटजी और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है, तो पटियाला के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है, तो पटियाला के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करते हैं वो कहाँ स्थित है, तो आवड़ी के ऊपर, आवड़ी में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवड़ी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद के अंदर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। तो हैदराबाद, देहरादून के आप साथ यहाँ पर जाना है। अगर मैंने हैदराबाद का नाम ले दिया है तो यहाँ पर देहरादून के साथ चला जाना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, वाराणसी के अंदर स्थित है। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है, फिर आ गया, लगाना है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है, नागपुर के अंदर स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर के अंदर स्थित है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोगों को जाना है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद के साथ चले जाना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी है सबके अंदर डेट से रिलेटेड हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये पूछ दिया गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का स्थापना कब की गई थी, तो 1953 के अंदर की गई थी सीबीआई की स्थापना। तो 1953 के अंदर, 1953 के अंदर आप सभी लोगों को बता देना है कि 1953 के अंदर केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना हो चुकी थी। तो आप सभी लोग यहीं पर टिक करके आ जाना है। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल थी, तो पृथ्वी, यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ जाना है। पृथ्वी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल थी पृथ्वी। भारत व रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। तो क्रूज मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जा सकते हो ब्रह्मोस के साथ। टैंक बेदी प्रस्पास्तर कौन है, तो नाग, यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ जाना है, नाग के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अग्नि 2 यहाँ पर आप सभी लोग जा सकते हो। भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि 2। जल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। लगा देना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर रैंक का होता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये क्वेश्चन है
136वां क्वेश्चन है। तो इसके साथ आप सभी लोगों को जाना है। 136वें क्वेश्चन के साथ जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। इसका आपको सब लेफ्टिनेंट नेवी के अंदर बोला जाएगा और फ्लाइंग ऑफिसर इक्विवेलेंट पोस्ट वायुसेना के अंदर बोला जाएगा। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वायुसेना के अंदर जो लगता है बेंगलोर ट्रेनिंग करता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ए ऑप्शन के साथ चले जाना है। अगर कोई आपके एयरफोर्स में कोई आपके आसपास या भाई भतीजा कोई भी लगाया आपका, वहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग बेंगलुरु में होती है, तो वो बेंगलुरु में ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब तो इसको TOD कर दिया गया है, टूर, ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके अंदर 4 साल के अंदर रिटायर कर दिया जाएगा। तो BSF में लग जाओ, नहीं तो 60 साल नौकरी करोगे BSF के अंदर आराम से। तो BSF के अंदर लगने के लिए आपको एक मोटिवेशन आपको पता होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। स्लैंग के साथ हमें क्या करना है, एग्जाम देना है और एक क्लास को समाप्त भी करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ क्या करके आओगे। पिनाक वाला मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिनाक क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो आप सभी लोगों को बी ऑप्शन के साथ जाना है। लक्ष्य है भारत का पहला पायलट रहित विमान, तो ए ऑप्शन के साथ चला जाना है। आप सभी लोगों को लक्ष्य क्या है, भारत का एक पायलट रहित विमान जिसका नाम है लक्ष्य। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है। तो आप सभी लोगों को डी ऑप्शन के साथ जाना है। INS सिंधु शस्त्र, ठीक है। तो पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है INS सिंधु शस्त्र, ठीक है। भारत के किस भारतीय वैज्ञानिक मिसाइल मैन कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर हुई थी। और भारत का पहला परमाणु संस्थान रिएक्टर है अप्सरा। तो डी ऑप्शन के साथ चला जाना है आप सभी लोगों को, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्लास को ख़त्म करने की कोशिश में हूँ मैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 के अंदर की गई और अप्सरा पहला परमाणु संस्थान रिएक्टर था। भारत ने पहला सफल परीक्षण कब किया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को पहला सफल परीक्षण किया गया था पोखरण राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई, तो कलपक्कम के अंदर की गई थी, तमिलनाडु के अंदर। तो इसके अंदर डी ऑप्शन के साथ आप सभी लोग चले जाओगे। निम्न में से किस तिथि को भारत ने क्रम में से 3 और 2 सफल परमाणु परीक्षण किए थे, 11 और 13 मई को, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप सभी लोग जा सकते हो। 1998 के अंदर 2 और 3, 11 मई को 2, 3 और 13 मई को 2 इन्होंने सफल परीक्षण किए थे। आप सभी लोग जा सकते हो। भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी, तो 1969 के अंदर हुई थी, 1969 के अंदर। और कहाँ पर हुई थी, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, जहाँ पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग भी होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आया था भाई, पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आया था, इसरो की स्थापना कहाँ पर है, इसरो कहाँ पर स्थित है। तो इसरो का अगर आप यहाँ पर इसरो का नाम आए तो आपको बेंगलुरु हरियाणा है, वाटर विंग के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था, तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा 148 का क्या आंसर होने वाला है। तो भारत ने पहला उपग्रह कहाँ पर छोड़ा था, तो 148 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 19 मार्च 1975 के अंदर इन्होंने छोड़ दिया था। कब छोड़ दिया गया था, तो 19 मार्च 1975 के अंदर इन्होंने छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, भारत ने पहला उपग्रह छोड़ा था आर्यभट्ट। तो सी ऑप्शन के साथ आप सभी लोग चले जाओगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष की बात करते हैं अपन लोग। अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था 1972 के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1972 के अंदर इस विभाग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो राकेश शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो राकेश शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक 1। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन के आप सभी लोग साथ जा सकते हो। विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है विक्रम भाई साराभाई केंद्र। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम संपूर्ण शिक्षण उपग्रह कौन सा था, एडुसेट। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था, एडुसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पर है, तो मैटसेट है, कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। तो मैटसेट आप सभी लोग जा सकते हो ये ऑप्शन के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र
की। और यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 192 देश हैं यूएनओ के अंदर जुड़े हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस 5 देशों को प्राप्त है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये सभी लोगों को वीटो की पावर प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यहाँ पर त्रिवेंगली, आप सभी लोग यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेंगली थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस के अंदर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। ए ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। विश्व व्यापार संगठन, जहाँ पर जिनेवा में इनका मुख्यालय है, और 1 जनवरी 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की, WTO की। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है। बी ऑप्शन इसके साथ आप सभी लोग जा सकते हो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। और WHO को जो है मुख्यालय वहाँ पे कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र की मान्यताएं प्राप्त भाषाएं हैं तो ये सभी चीनी, रशियन, अंग्रेजी, फ्रेंच और अरबी, स्पेनिश, ये सभी लोग संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दी हैग के अंदर स्थित है। कहाँ पर? दी हैग के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हैग के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। यूरोपीय संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? मनीला के अंदर स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला के अंदर स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सार्क की स्थापना कब की थी? 1985 के अंदर की गई थी। 1985 के अंदर ए ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते रहते हैं। मोटिवेशन आप सभी लोगों को बीच बीच में मिलता रहेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, स्लैंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। किस संगठन का नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीस्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स की कोपरेल है? बी, बिस्मटेक। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साप्टा कब लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 2006 को साप्टा लागू किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। मेकांग गंगा महासहयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आप सभी लोग जा सकते हो। मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 में इसके सदस्य देश कौन है? भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये सभी इसके सदस्य हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस, कब और कहां पर किया गया था? तो 1896 में एथेंस के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था? 1896 के अंदर एथेंस के अंदर किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है ओलंपिक खेलों का वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लोसाने के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लोसाने के अंदर है। संयुक्त राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने किस वर्ष कहाँ और ओलंपिक खेल से हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 में एम्स्टर्डम के अंदर पहला पदक जीता। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ जा सकते हो। अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने रग्बी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ब्राज़ील के साथ जा सकते हो। सबसे ज़्यादा इन्होंने 5 बार फुटबॉल कप जीता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को इनमें से कौन सा टूर्नामेंट समूह है जीतना आवश्यक है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिका ओपन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जीतने जरूरी हैं। भारत ने किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट का प्रूडेंशियल कप जीता था? तो 1983 के अंदर यहाँ पर प्रूडेंशियल कप जीता था। यहाँ पर बी ऑप्शन के इसके साथ जा सकते हो। अभी तक भारत ने किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगाया है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताएगा एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो 184वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर पोलो खेल से संबंधित है। एजरा कप किससे संबंधित है? तो पोलो खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डूस खेल किस संबंध से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। डूस शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 4 खिलाड़ियों में पोलो खेल के अंदर भाग लिया जाता है। भारतीय का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर माना जाता है। अपन क्लास की समापन की तरफ है।
और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? तो बेसबॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा? बेसबॉल। शतरंज के बोर्ड खानों की संख्या कितनी है? तो 64 यहाँ पर बोर्ड की खानों की संख्या है, तो 64 यहाँ पर यही क्वेश्चन वाटर विंग के अंदर भी पूछा गया था, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होती है? तो यहाँ पर 42.995 किलोमीटर होती है, 195 किलोमीटर होती है, तो यहाँ पर आप सभी लोग डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? अनिल कुंबले ने 500 से अधिक विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। निम्नलिखित में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व टेस्ट वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाए हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने सर्वाधिक शतक बनाए हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? तो पहले खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन के अंदर थॉमस कप दिया जाता है, तो डी ऑप्शन के साथ आप सभी लोग चले जाएंगे। अल्जान शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी लोगों को पता है कि हॉकी से संबंधित है अल्जान शाह कप, तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। यहाँ पर हॉकी से संबंधित है अल्जान शाह कप, तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शतरंज से जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज के साथ जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम निम्न में किस खेल के संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अंबेडकर स्टेडियम किससे संबंधित है? फुटबॉल से, जो दिल्ली के अंदर है। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो कोलकाता के अंदर। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। रानी झांसी टीम किस खेल रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है पीतमपुरा दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पीतमपुरा दिल्ली के अंदर है। ये वीडियो के समापन की तरफ है और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस करवाए हैं और कंप्लीट मैराथन क्लास है और आपके डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो 830 77 15 824 आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है या इस सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है जीके की, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। व्हाट्सअप करना है आपको, कॉल नहीं करना। 830 77 15 824 के ऊपर। थैंक यू।